Hello everyone, welcome back. In the previous video, I ended with the sources of data, and in this video, I hope I'll complete the whole chapter. So first heading is tabulation and classification of data. इसमें हम पढ़ेंगे कि टेबल क्या होती है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, डाटा को कैसे अच्छे से टेबल रिप्रेजेंट करती है. तो टेबल क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया. टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स and it helps us to understand the things better. If it is asked in exam, why do we need table to represent the data, then you have to tell first point that is table is very helpful for us and it helps us to understand the things better. And the second is that table helps us to draw meaningful comparison from a huge mass of data. थर्ड हो गया, टेबल हेल्प्स अस टू ड्रॉ कंपैरिजन्स बिटवीन टू डिफरेंट टॉपिक्स या टू डिफरेंट फील्ड्स. फोर्थ हो गया, टेबल हेल्प्स अस टू present the huge mass of data in an orderly manner and in a minimum space. बहुत सारे डेटा को जो बहुत सारा स्पेस कवर कर रहा है उसको कम स्पेस में टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये टाइम को भी बचाता है. अगर किसी को जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो उस स्पेसिफिक फील्ड या उस स्पेसिफिक रो में देखे और उसको वो अपनी इन्फॉर्मेशन ले ले. ठीक है, अब फिर हम आते हैं डाटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन. कोई भी डाटा हो, किसी भी सोर्सेस से कलेक्टेड हो, वो होगा रॉ डेटा ही और जम्बल्ड फॉर्म में होगा. तो उसको हमें कंपाइल करना होगा, क्लासीफाई करना होगा इनटू डिफरेंट फील्ड्स. तो अगर हम देखें कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के सारे स्टेट्स का कितना है, किस एरिया में कैसा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो सब अगर पैराग्राफ में एक लिख दिया गया हो और आपको किसी एक स्पेसिफिक एरिया को ढूंढना हो तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाके उससे ढूंढ पाएंगे. बल्कि जब अगर ऐसे जैसे आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो ऐसे लिख दिया हो कि जम्मू कश्मीर का पॉपुलेशन कितना है, उसमें मेल्स कितने फीमेल्स कितने, आप आराम से देखेंगे जम्मू कश्मीर वाली रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं. फिर अगर आपको जानना हो राजस्थान का कितना है तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. राजस्थान वाली रो देखिए 8 है, आप देख सकते हैं फीमेल्स कितने हैं, मेल्स कितने हैं, पूरे पर्सन कितने हैं. ये टेबल इसीलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि हमारे आसानी से हम इसमें कोई भी चीज़ अपनी फाइंड कर सकते हैं और हमारे टाइम को भी बचाती है. फिर हम आते हैं परसेंटेज रेशियो पे. परसेंटेज रेशियो क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, आप बताएंगे, ये थोड़ी ना बताएंगे हमारे 500 में से 455 आए थे, बल्कि आप ये बताएंगे कि हमारे 90% मार्क्स आए थे क्लास 10th में. तो कुछ चीज़ें होती है जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में ना एक्सप्रेस करके रेशियो या परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. जैसे अगर हमको लिटरेसी रेट किसी स्टेट का बताना है तो हम ये नहीं बताएंगे कि केरला का लिटरेसी रेट है 94.5, ये नहीं बताएंगे, बल्कि केरला के 5468 पीपल एजुकेटेड है या फिर लिटरेट है, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि हम ये बोलेंगे केरला के 94.5 लोग लिटरेट है, यानी कि 94.5% पॉपुलेशन लिटरेट है, हम ये बोलेंगे. बल्कि ये बोलेंगे ना कि पूरा हम उसको न्यूमेरिकल डेटा को एक एक नंबर को बताएंगे, बल्कि हम परसेंटेज फॉर्म में डेटा को बता देंगे. ठीक है, फिर जैसे यहीं पे लिटरेसी का एग्जांपल दिया गया है. लिटरेसी रेट्स ऑफ इंडिया ओवर द डिकेड्स ऑफ अ परसेंटेज फ्रॉम लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड है. लिटरेसी रेट कैसे कैलकुलेट होता है, टोटल लिटरेट्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. ठीक है, फिर आता है हमारा इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11 इकोनॉमिक्स, जिसमें आपने पढ़ा था, कुछ था सिग्मा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 करके, वो देखते हैं यहाँ पे. An index number is statistical measure designed to show changes variable over a group of related variable with respect to time. यानी कि जो इंडेक्स नंबर क्या हमको शो करता है, स्टैटिस्टिकल मेजर डिज़ाइन टू शो चेंजेस वेरिएबल ओवर अ रिलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि आपने देखा था इकोनॉमिक्स में एक बेस ईयर होता है, एक करेंट ईयर होता है. बेस ईयर से करेंट ईयर में कितना चेंजमेंट हुआ है वो किसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से. इट इज़ नोटेड दैट इंडेक्स नंबर नॉट ओनली मेजर द चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम बट ऑल्सो कंपेयर्स इकोनॉमिक कंडीशन डिफरेंट लोकेशन, इंडस्ट्रीज, सिटीज़ और कंट्रीज़. यानी कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो केवल चेंजेस एक पीरियड से कितने पीरियड में है वो ही नहीं कैलकुलेट करता है, बल्कि क्या क्या कैलकुलेट करता है, इकोनॉमिक कंडीशन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सिटीज़ और कंट्रीज़, सब कुछ कैलकुलेट करता है. यानी कि
टाइम गैप में क्या क्या डिफरेंस आया है वो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर वाइडली यूज मेथड है क्या कैलकुलेट करने में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ द चेंजमेंट हैज़ अकर्ड उसको कैलकुलेट करने में इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होता है। ठीक है, इंडेक्स नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100, जिसमें Q1 क्या होता है, जो करंट ईयर की प्रोडक्शन है वो होता है हमारा Q1, और Q0 क्या होता है, बेस ईयर की प्रोडक्शन, यानी कि जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं वो होता है हमारा बेस ईयर। उसको कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा Q0 से। और हमारा Q1 क्या होता है, करंट ईयर का प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा करंट ईयर है जिससे हम अब प्रीवियस वाले को कंपेयर कर रहे हैं वो होता है हमारा करंट ईयर प्रोडक्शन। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा Q1 से। तो हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100। इसमें लिखा है जनरली बेस ईयर वैल्यूज़ आर टेकन इनटू एज 100 एंड द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आप देख सकते हैं बेस ईयर की वैल्यू 100 ले ली जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स। ठीक है, 1970 से 1971 में इतना 32.5 टन्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक, तो इसको बेस ईयर में और उसमें कितना है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 32.5 अपॉन 32.5 इंटू 100 हो गया, तो हमारा 32.5 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 100। या वैसे यहाँ पे 1980 से 81 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 42.2 हुआ। तो यहाँ पे बेस ईयर हम किसको मान लेंगे, 32.5 को मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1980 से हमको कैलकुलेट करना है ना, उसके 1980 से पहले क्या आएगा, 1970 तक ही तो आएगा। तो 1970 तक का हमारा प्रोडक्शन कितना था, 32.5 था हमारा प्रोडक्शन। 1980 तक हमारा प्रोडक्शन था 32.5, इसको बेस ईयर मान लेंगे और हमारा करंट ईयर हो गया 42.5। तो बेस ईयर हमारा नीचे लिखा जाएगा और करंट ईयर ऊपर लिखा जाएगा, इंटू 100 करके हमारा आंसर आ जाएगा 130। वैसे ये सेम चीज़ इसके लिए हमारा बेस ईयर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला, और फिर यही फॉर्मूला लगा के हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा क्या इंक्लूड करता है, टैबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू सेलेक्टेड क्लासेस। अब आपको ये भी तो जानना होगा कि कौन से डाटा को किस फील्ड में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, देन यू हैव टू टेल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट क्लास। ठीक है, डेटा जो हमको प्रोवाइडेड होता है वो अनग्रुप्ड होता है, जैसे ये आपके सामने ये अनग्रुप्ड है, 47 ये 89 है, ये 32 है, 18 है, 56 है, 64 है। ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। इसको हमको ग्रुप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा। द ग्रुपिंग ऑफ डेटा रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेज इन विच द रॉ डेटा इज टू बी ग्रुप्ड। अगर आपको ग्रुप करना है डेटा को, तो आपको ये भी तो जानना हो कितने हमको रोज़ एंड कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें जैसे 1 2 3 वो कितने रोज़ एंड कॉलम्स बनाने, वो किस पे डिपेंड करता है कि डाटा की रेंज क्या है। अगर आपके पास डेटा की रेंज है 0 to 50, तो आप या फिर 10 कॉलम्स बना लेंगे, जिसमें आप 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 करके रिप्रेजेंट कर देंगे। या फिर आप 5 कॉलम्स बना लेंगे, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर देंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे। या फिर आप 5 कॉलम बनाएंगे। ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, जब तक आपके पास डेटा होगा, आपको देखेंगे रेंज क्या है डेटा की, उसी के अकॉर्डिंग आप कितनी ज़्यादा टेबल्स बनानी है आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया गया है, कितनी इसकी रेंज थी, इस डेटा की रेंज कितनी थी, 0 to 96। 0 to 96 क्या है, तो इसमें हम 10 बना लेंगे कॉलम्स। हमको डेटा को प्रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसमें चाहते तो हम इसे 20 बना सकते थे, 50 बना सकते थे, पर हमको प्रिसाइज करना है, इसलिए हम इसमें 10 बनाइए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। किस 0 to 10 के बीच में कितना न्यूमेरिकल वैल्यू का रॉ डाटा आता है, उसमें हमने लिख दिया है। ये देखिए, इसमें कितना है, इसमें कितना है, हमने लिख दिया है।
फिर हमारे पास टेलीमार्क्स। टेलीमार्क क्या होता है, आपने पढ़ा है टेलीमार्क क्या होता है। टेलीमार्क लाइन के हेल्प से डेटा को प्रेजेंट करना टेलीमार्क होता है, वो आगे अभी भी हम पढ़ना है। और ऐसे हम टेबल के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हमको जानना है कि 10, 50 टू 60 के बीच में कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आते हैं, या फिर कितने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आते हैं हम समझ सकते हैं, ठीक है। और टेलीमार्क के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो इसके लिए एक 4 एंड क्रॉस मेथड यूज़ किया जाता है, जिसे हम टेलीमार्क मेथड भी कहते हैं। तो पहले तो ईच इंडिविजुअल को ये देखा जाता है कि किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, पहले हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया 0 to 10 का, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल था, इस पर हमने देख लिया। पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। फिर हमको पता चल गया कि ये 0 से कितने तक के लेकर है। फिर 0 से जितने तक के लेकर है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप्स बना लिए, और हमने ग्रुप्स बना लिए। फिर इसमें 0 to 10 में कितने नंबर्स आते हैं, फिर हमने लिख लिया 0 to 10 में 4 नंबर्स आते हैं, 4 इंडिविजुअल यहाँ लिख लिए और 4 यहाँ पे टेली मार्क कर लिए। फिर 10 to 20 में कितने आते हैं, ये आते हैं 10 to 20 में आता है 10, 15, 18, 12, 17, कितने हो गए 5 यहाँ पे इंडिविजुअल लिख लिए और 5 अपने टेली मार्क भी बना लिए, ठीक है। फिर हमारे 20 to 30 में हमारे आते हैं 5 हमने यहाँ पे लिख लिए, जो नंबर आते हैं टेली मार्क बना लिए और ये कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया कैसे हम टेबल को बनाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम हैज़ अपीयर, कितने टाइम एक आइटम आया है वो हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। अगर हमारे पास एक डेटा दिया गया है, आपके पास ये दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास, ये देखिए हम एक जैसे हमारे पास ये रॉ डेटा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको अगर बताना है कि इसमें 5 की फ्रिक्वेंसी क्या है, तो आप देखिएगा 5 कितने बार आ गया, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, तो 5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, ठीक है। वैसे ही किस इंडिविजुअल की कितने बार आया है वही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ फ्रिक्वेंसी, देन यू हैव टू टेल नंबर ऑफ टाइम्स आइटम हैज़ अपीयर्ड डिफाइंस इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल फ्रिक्वेंसी, एक होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सिंपल फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं एफ और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं सी एफ। ये आपने 9th 10th 11th सब में पढ़ा है। तो एफ़ को क्या होता है, जितने टाइम एक आइटम आया है उसको हम एफ़ से डिनोट कर देते हैं। 0 to 10 में एक आइटम कितने टाइम आया है, एफ़ 4 आइटम आए हैं, यानी कि 4 यहाँ पे लिख दिया। 10 to 20 में कितने आइटम है, 5 आइटम, यानी कि उसकी 5 फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब सी एफ हमको कैलकुलेट करना है, तो सी एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखिए 4 है यहाँ पे। तो जो सक्सेसिव ऑर्डर में हमारी फ्रिक्वेंसीज होती है उनको ऐड करके हम सी एफ कैलकुलेट करते हैं। तो 4 है, 4 का एज इट इज़ 4 यहाँ पे लिख दिया गया है। फर्स्ट वाले में कोई चेंज भी नहीं होता। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं होता, अगर नीचे से कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हम ऊपर वाले कर रहे हैं, यानी कि ऊपर से कर रहे हैं, तो 4 का 4 एज इट इज़ लिखा गया है। फिर 4 में से 5 को हम ऐड करेंगे, 4 में से 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 हो गया। फिर 9 आया है, फिर 9 में से हमारा थर्ड वाला 5 ऐड होगा, फिर हमारा आ जाएगा 14, फिर हमारा आ जाएगा 14। फिर 14 आया है, उसमें हमारा 7 ऐड होगा, फिर हमारा आ जाएगा 21। 21 आया है, उसमें हमारा 6 ऐड होगा, फिर हमारा हो जाएगा 27। 27 आया है, उसमें हमारा 10 ऐड होगा, हमारा आ जाएगा 37। 37 आया है, उसमें 8 ऐड होगा, हमारा आ जाएगा 45। 45 आया, उसमें हमारा 6 ऐड होगा, हमारा आ जाएगा 51। 51 आया, उसमें हमारा 5 ऐड होगा, फिर हमारा आ जाएगा 56। 56 में हमारा 4 ऐड होगा, हमारा हो जाएगा 60। ऐसे ही हम सी एफ को निकालते हैं। और सी एफ जब एफ़ है, आप सोचेंगे सी एफ निकालने की क्या ज़रूरत है। सी एफ हमारे पास सी एफ हमारे पास तब हेल्पफुल होता है जब हमारे पास लिखा होता है कि 0 to 10 है, आपको बताना है कि 0 to 10 के बीच में कितने हैं, या फिर 10 से लेस देन 10 कितने इंडिविजुअल है, लेस देन 10
लेस देन 10 कितने लोग हैं, तो लेस देन 10 4 लोग हो गए, ठीक है। आपको बताना होगा लेस देन 20 कितने हैं, तो आप कैसे बताएंगे, तो आपको फिर बताएंगे, आप कहेंगे 10 0 to 10 तो 4 है, 0 to 25 है, फिर 0 to 20 से लेस देन कितने हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं 20 से लेस देन 9 है। और फिर आपको अगर बताना हो कि 60 से लेस देन कितना है, या आपको सब इनको ऐड करेंगे बैठ के, उससे अच्छा है पहले से हम CF निकाल लें, आप बता दें 60 से लेस देन हमारे 37 है। अगर आपसे पूछा जाए 90 से लेस देन कितने हैं, तो आप उनको कैलकुलेट करने की एट द टाइम ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही है कि CF 90 से लेस देन हमारे पास 56 आइटम्स हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पास CF ज़रूरी होती है। अगर आपको क्या सिग्मा F क्या होता है, तो अगर आपसे सिग्मा F कैलकुलेट करने को मांगे तो आप F को कैलकुलेट कर दीजिएगा, F की जितनी वैल्यू सबको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका सिग्मा F आ जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। नाउ वी कम एट एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है और इस एक्सक्लूसिव सीरीज़ को कैसे बनाया जाता है, तो आप ये टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे 10 2 बार आए, 20 30 40 50 60 सारे नंबर्स 2 बार आए। इनको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कैसे बनाए, जिसमें ये एक ही बार आए, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, जो ये वाला नंबर होता है ये आपको होती है अपर लिमिट, सॉरी ये क्या होता है, ये होता है अपर लिमिट, क्या होता है अपर लिमिट, और ये जो होता है ये होता है लोअर लिमिट, यानी कि जो जैसे 10 to 20 में ये हो जाएगा लोअर लिमिट, यानी कि जो फर्स्ट है, और सेकंड क्या हो जाएगा अपर लिमिट, ये हो जाता है हमारा लोअर लिमिट, सॉरी ये जो हो जाता है हमारा लोअर लिमिट, और ये हमारा हो जाता है अपर लिमिट, यानी कि सेकंड वाला अपर लिमिट होता है, फर्स्ट वाला लोअर लिमिट होता है। तो इसमें क्या करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, अपर लिमिट वाली वैल्यू को ना ऐड नहीं करते हैं, बल्कि जहाँ पे वैल्यू लोअर लिमिट में आई होती है उसको ऐड करते हैं। जैसे 10 एक बार यहाँ पे अपर लिमिट में आया, एक बार यहाँ पे लोअर लिमिट में आया, तो इस 10 अपर लिमिट वाले को अवॉइड कर देंगे और इस 10 लोअर लिमिट वाले को हम ऐड कर लेंगे। सेम थिंग यहाँ पे हमारे पास 20 के साथ भी है, 20 अपर लिमिट वाला अवॉइड हो जाएगा और 20 लोअर लिमिट वाला ऐड हो जाएगा, 30 अपर लिमिट वाला अवॉइड हो जाएगा, 30 लोअर लिमिट वाला ऐड हो जाएगा, 50 अपर लिमिट वाला अवॉइड हो जाएगा, 50 लोअर लिमिट वाला ऐड हो जाएगा। सेम थिंग इन सारे नंबर्स के साथ हमारे पास है जो 2 बार आए हैं। इस ऐसे ही हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ को बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है, एक नंबर एक ही बार आया होता है। कैसे आप देख सकते हैं, आपके पास एग्जांपल है 0 to 9, 9 पूरे टेबल में कितने बार एक ही बार आया, पूरे देख लीजिए 9 एक ही बार आया। 10 कितने बार आए, एक ही बार आया। 19 20 30 40 50 60 70 80 90 सारे नंबर्स एक एक बार ही आए, तो इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या होती है, इसमें इन सब वैल्यूज़ के बीच में 1 1 का डिफरेंस होता है। क्या होता है, 1 1 का डिफरेंस होता है। इसको किसी सीरीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव सीरीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इंक्लूसिव सीरीज़ पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पे खुद सीरीज़ पहले से ही बनी है। और इसमें भी पहले वाले की तरह ही 10 नंबर्स होते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया है, देखिए 50 to 59 के बीच में अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने नंबर्स आ जाएंगे, 50 आ जाएगा, 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 54 55 56 57 58 59, ये कितने हो गए, 10 हो गया नंबर। आपको लग रहा होगा 0 to 9 में तो 9 ही है, पर यहाँ पर 0 to 9 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अभी हमें पहले वाले की तरह 10 नंबर्स आ जाते हैं। उसमें क्या होती थी, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती थी, बल्कि इसमें अपर लिमिट, दोनों लिमिट, सारे नंबर्स की इंक्लूड होगी। 0 भी इंक्लूड होगा, 9 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा, 90 भी, 20 भी, 29 भी, 30 39 40 49 50 59 सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, ओके। फिर हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम एक डायग्राम के रूप में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ग्राफ के रूप में एक फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। इसमें 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओजाइव के रूप में। ओजाइव क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ओजाइव के रूप में। दूसरा बार के रूप में। बार डायग्राम आपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। जब ऐसे करके हम 2 लाइंस बनाते थे, ऐसे करके, ये हमारी बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार डायग्राम और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता था, याद है। यही हमारा बार डायग्राम है इसके रूप में, और ओजाइव कर के रूप में, जहाँ पे एक
हैंड से एक फ्री हैंडेड एक लाइन ड्रॉ की जाती है जहाँ जहाँ पे पॉइंट होते हैं, वो होता है हमारा ओजाइव कर्व। लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम होता है, ठीक है। तो वो कैसे दो रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, पहला तो बार डायग्राम के रूप में और दूसरा ओजाइव के रूप में। कैसे? बार डायग्राम के रूप में और ओजाइव के रूप में। तो अब हम देखते हैं ओजाइव क्या होता है। When the frequencies are added, they are cumulative frequency। जब हम frequencies को ऐड कर लेते हैं तो वो हमारी cumulative frequencies होती है। जैसे 4, 5, 6, 7 ये हमारे f है। क्या है? f। अब यहाँ पे हमको CF निकालना है तो 4 का हमारे पास 4 ही रहेगा। 4 में 5 जोड़ देंगे हमारे पास 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास 15 हो जाएगा। 15 में 7 जोड़ देंगे हमारे पास 22 हो जाएगा। ये हमारी CF निकाला, ये हमारी F थी, F से हमने CF निकाल, ठीक। अब ये हमारा CF हो गया। CF को जब हम CF को CF वाले कॉलम में रखेंगे तो वो क्या होगा? CF के कॉलम को क्या कहेंगे? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉलम या फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल। जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF की जगह CF निकाल के डायग्राम बनाया जाता है उसी को हम ओजाइव कहते हैं। ओजाइव दो तरीके के होते हैं, एक होता है लेस देन और दूसरा होता है मोर देन। लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव को कैलकुलेट करने के लिए उल्टा होता है। देखो, लेस देन ओजाइव को कैलकुलेट करना है तो हमें लेस देन ओजाइव ऐसे जाता है और मोर देन ओजाइव ऐसे आता है। लेस देन ओजाइव ऐसे जाता है और मोर देन ओजाइव ऐसे आता है, ठीक है। लेस देन ओजाइव को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज ऐड की जाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे ऊपर से ऐड करना चालू करेंगे, ठीक है। ऊपर से ऐड करना चालू करेंगे। और मोर देन ओजाइव कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे से कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को ऐड करना चालू करेंगे, ठीक है। और मोर देन ओजाइव हमारा ऐसे आता है। मोर देन ओजाइव हमारा ऐसे आता है, लेस देन ओजाइव ऐसे जाता है। मोर देन ओजाइव को कैलकुलेट करने के लिए हम नीचे से फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे और लेस देन ओजाइव को कैलकुलेट करने के लिए हम ऊपर से फ्रिक्वेंसी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ये देखिए। लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, लेस देन 30, लेस देन 40। यहाँ पे ऐसे आपको दिया नहीं होगा एग्ज़ाम में, आपको ऐसे दिया होगा 0 to 10, क्या क्या 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आपके पास 0 to 10, 10 to 20 ऐसे दिया हो गया। तो आपको लिखना है लेस देन 10। लेस देन 10 में क्या आ जाएगा? लेस देन 10 में आ जाएगा 0 से जितने नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी लेस देन 10 में आ जाएगी। तो आपको लिखना है लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ऐसे लिखते चले जाना है, जैसे लिखे है। फिर F दी गई होगी आपके पास, आपको उस F को ऐड कर देना है और CF निकल आएगी। CF को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, CF को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन यानी कि जो हमारे पास इसमें CI होगा वो इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पॉइंट्स ऐड कर देंगे। ये देखिए आप यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देंगे और पॉइंट्स को फ्री हैंडेड हम ड्रॉ कर देंगे, स्केल की मदद से नहीं बल्कि फ्री हैंडेड ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ओजाइव कर्व बन जाएगा। ये था हमारा लेस देन ओजाइव। मैं बताया था आपको कि लेस देन ओजाइव ऊपर की तरफ जाता है और सेम यहाँ पे आप देखिए मोर देन ओजाइव नीचे की तरफ आता है। मोर देन ओजाइव में लिखा जाता है मोर देन 0, मोर देन अगर ऐसे है 0 to 10, 10 to 20। अगर मोर देन ओजाइव कर्व बनाना है तो आप ये नहीं लिखेंगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, बल्कि आप ये लिखेंगे यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू ऐड होती है 0 to मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50, मोर देन 60 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। By this way we will complete our chapter 1. This is given। ऐसे हम मीडियन को ऑब्टेन करते हैं। ऐसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? मीडियम। जब लेस देन ओजाइव कर्व और मोर देन ओजाइव कर्व दोनों को ड्रॉ करने को आपको कहा जाएगा तो आपको लेस देन और मोर देन नहीं लिखना है बल्कि क्लास इंटरवल एज इट इज़ लिख देना है और लेस देन मोर देन अलग अलग करके लिखना है। और वहाँ पे हम
सी एफ को कैलकुलेट ना करके एफ की मदद से ही अपना मोर देन और लेस देन अजाइब कर्व को ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे वो दोनों लेस देन और मोर देन अजाइब कर्व कट करते हैं वही हमारा मीडियम होता है। बाय दिस वे वी completed our chapter and there are exercises. So thanks for watching the video. If you like it, if you like the explanation of my video, you can like, share, subscribe to my channel. Thank you.